अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एक्सपोर्टर्स पूरे पाकिस्तान को स्याह बैनर से सजाया हुआ है। मैं सजाया हुआ लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये पाकिस्तान की मौशत का एक सुनहरा बाब है जो कि हमेशा से पाकिस्तान की मौशत के अंदर किरदार अदा करते हैं। और हम ख़ास तौर पर शहर फैसलाबाद की मुनासबत से टेक्सटाइल की बात करेंगे। 64% से ज़ायद टोटल बरामदात का टेक्सटाइल हुजम रखता है। उसी 64% से ज़ायद हिस्से में से देखें तो 60% से ज़ायद फैसलाबाद रखता है, जिसमें आपका पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, जिसके अंदर ऑल पाकिस्तान बेडशीट है, अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन है, जिसके अंदर पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन है। और ये 3 एसोसिएशन के अलावा बहुत सारी दीगर एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान में। प्रिग्मा है और बहुत सारी हैं जो कि इस पूरे मद के अंदर जो कि वैल्यू एडिशन एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अंदर शामिल होती हैं। उनकी तरफ से बैनर्स अवेजा किए गए हैं कि बजट 2024-25 का फाइनेंस बिल नामंजूर। इतराज़ात बहुत बुनियादी हैं। सबसे बड़ा इतराज़ ये है कि EFS के अंदर जो 18% सेल टैक्स का है वो रिजेक्ट किया गया। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि 1% फिक्स टैक्स ख़त्म करके नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर इनको शामिल कर दिया गया। और फिर तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारे इबाहम मौजूद हैं। सबसे पहले ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा भी हैं। उनके साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा खालिद नदीम साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तैयब भाई की तरफ बढ़ूँगा। मोहम्मद तैयब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तैयब साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो में एहतजाजी बैनर्स लगा दिए गए? हमें बहुत देर बाद यहाँ हैंड टू माउथ हुए पड़े थे एक्सपोर्टर्स, लेकिन अब शायद एक्सपोर्टर्स को लगा कि एहतजाज ही करना चाहिए। और बड़ी देर बाद कोई ऐसी कॉल नज़र आई एक्सपोर्टर्स की तरफ से जहाँ उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर हम मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, हर चीज़ मिलें बंद कर देंगे, चला नहीं सकते। इतने ख़तरनाक क्यों हालात आ गए हैं कि आप इस नहज पे पहुँच गए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता है, आपको पता है कि अबूमा माशाल्लाह हर वक्त लीडिंग रोल में होती है। हमारे SME सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात पाकिस्तान की है। तमाम SME एक्सपोर्टर्स हैं और हमारे ज़्यादा स्टेक सबसे ज़्यादा हमारे मेंबर्स मुतासर हुए हैं इस तमाम इस रीजन में। तो इस वजह से बाकी एसोसिएशन के साथ मिलके तो उन्होंने ये कॉल दी है। हालात आपको मालूम है कि जिस तरह अभी महंगाई की रेशो बढ़ी है, मार्कअप का उल्टा बढ़ गया है, 1% कम नहीं किया इन्होंने। और बिजली के रेट इन्होंने वो इंडस्ट्री के लिए और स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए 10 रुपये यूनिट कम करने का उन्होंने कॉल ज़रूर दिया है। लेकिन वो जो टैक्सेस जो बढ़ा दी हैं, टैक्सेस उसी रेशो से, हालांकि उसमें एक एडिशन, एक फ़िक्स टैक्स भी मज़ीद एडिशन इजाफा कर दिया है। और छोटी छोटी चीज़ें उसमें, एक TV फीस और ये वो चीज़ें कहते हैं भाई निकाल दे, उसका कोई लॉजिक नहीं बनती एक्सपोर्टर से या तादर से लेने का। 6-7 किस्म के तो अदर टैक्सेस होते हैं वही ना जी। तो अभी एडवांस टैक्स, फिक्स टैक्स, एक्स्ट्रा फ्यूल एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट। अब तो हमें ये होता है कि सिर्फ SME जो तबका है ना, वो बेचारा से बिल देखता है और आखिरी तारीख समझता है कि आखिरी तारीख कौन सी है, मैं उस वक्त पे कर पाऊंगा या नहीं। पूरे बिल को आप समझ लें कि कोई नहीं समझ सकता कि वो क्या वो मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह वो बिल बनाते हैं। अब इसका अब देख लें कि इस वजह से अब हमारा ठीक ठाक काम मुतासर हुआ है। और इंडस्ट्री, हमारी SME इंडस्ट्री की स्पेशली पावर लूम है, फैसलाबाद में पावर लूम इंडस्ट्री है, बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। आधी से ज़्यादा लूमें बंद हो गई हैं, टूट के कबाड़ के भाव में बिक गई हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी या ग्रोथ होगी? तो इन हालात में गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम SME इंडस्ट्री, जो SME सेक्टर की एसोसिएशंस हैं पूरे पाकिस्तान की, उनको लूप में लें, उनको एज ए स्टेक होल्डर बनाए, उनके साथ मुशावरत करें और ताकि हम किसी लाइमल में पहुंच सके कि हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए कितना रोल अदा करें। अच्छा, इसके अलावा तेज साहब, आप क्या समझते हैं बहुत सारे आलमी मसाइल भी आप सामना कर रहे हैं, जिसमें ख़ासतौर पे फ्रेट रेट्स का इशू इस वक्त चल रहा है, उसका भी सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ नेशनल इश्यूज़ एक तरफ आ गए हैं। एक्सपोर्टर परेशान नहीं हो गया कि कौन से कवर करें? कि मतलब आपने तो गवर्नमेंट को ये कहना था फ्रेट रेट वाला इशू है, आप ज़रा इसको हाईलाइट करें। वहाँ तो आप गवर्नमेंट से कह रहे हैं आप अपने मसले हल कर दें, वो शायद रहने ही नहीं। फिर देखिए, उन्होंने अब उल्टा, मैं समझता हूँ एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के बजाय उसको मजीद उन्होंने टैक्स रिजीम में दाखिल कर दिया, जो एक नया करप्शन के खुलने का दरवाज़ा बन गया। मतलब कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस आई है, उन्होंने हमसे टैक्स काट लिया, वहाँ पे तमाम चीज़ क्लियर हो गई, उसके हमारे पैसे वाइट हो गए। अब क्या होगा, क्या वो दोबारा हर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सेल टैक्स वाले, FBR वाले जो है ना, जो उनको एक मिल गया कि वो ऑडिट करेंगे और हर ट्रांजैक्शन पे हमें वो कॉल किया जाएगा। और बजाय इसके कि हम अपनी R&D करें, हम अपनी ग्रोथ करें,
हम अपने नए ऑर्डर्स चलें, उसमें हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें। हम उसमें मज़ीद उस भंवर में फंसते जा रहे हैं कि हम अपनी सर्वाइव करने के लिए हम उस जंग में फंस गए। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो रहा है जो 1% फिक्स आप दे रहे थे और अब नॉर्मल टैक्स रिजीम है, इसमें फ़र्क क्या, ज़रा ये भी आम जी, आदमी को मैं समझा। बताऊं आपको कि 1% फिक्स देने से तमाम चीज़ें मतलब को वन एक किस्म का वन विंडो हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, हमारी पेमेंट वाइट हो गई। अब उन्होंने क्या तकरीबन 129% तकरीबन जो रेगुलर लोकल टैक्स रिजीम है ना उसमें ऐड आप करने लोग से 29% टैक्सों में इजाफा होगा, और जो ऑडिट की और हर साल वो तलवार लटकी हाँ रहेगी। और बुक कीपिंग, अब छोटे इदारे जो होते हैं ना जी, उनके पास कोई बहुत अलहदा से कोई टैक्सेशन का डिपार्टमेंट या नहीं पुलिस के होता। लोग नहीं होते, उन्हें वन मैन शो वाला हिसाब होता है उनका, 2-3 बंदे उन्हें रखे होते हैं, उन्हें पूरी कंपनी रन कर रहे होते बिल्कुल। हैं। तो अब वो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पूरे का पूरा बुकिंग करनी पड़ेगी, वो जो लीगल एडवाइज़र हायर करने पड़ेंगे, मतलब उनके एक समझ लें एक मजीद फिक्स उनके कॉस्ट में इजाफा ही यानी कि पहले और सिर्फ एफबीआर को पैसे दे के अपने पैसे लेने पड़ते थे, अब ऑडिट वालों को भी, यानी कि एक नई जो आपने Obviously कहा बात है, विंडो, obviously ये बात चलता है और सबको पता है। Yes, yes. बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तैयब साहब मौजूद थे। खालिद नदीम साहब मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा हैं और मारूफ एक्सपोर्टर हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं EFS स्कीम थी, हमारी अक्सर आपसे डिस्कशन होती थी कि एक्सपोर्टर्स को अपनी तरफ मुतासिर किया गया, आप आएँ 18% सेल टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, आपने भी फ़ायदा उठाया होगा, और असल में SME ही इसके फ़ायदा कुंदगान थे। लेकिन अब 18% वो जो कुछ लोग चोरी कर रहे थे उनकी बिना के ऊपर सबके ऊपर लागू हो गया। आप क्या समझते, एक स्कीम आती है जिसमें मुतासिर करके सबको एंटर कर लिया जाता है, यानी कि बेसिकली उन्होंने आपको घेर के एक डरबे के अंदर बंद कर लिया है और अब कहा कि जब लॉक नहीं खुलना अब आप लोग फंस गए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है एक रवायत बन चुकी है कि अगर एक बंदा गलत है तो वो सब के ऊपर वही उसको कानून को लागू कर देते हैं। EFS बहुत अच्छी स्कीम थी, हम बार बार गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे लिक्विड ये सेल्स टैक्स की वजह से हमें कैश फ्लो के प्रॉब्लम बहुत इशू है। अब EFS में हम जो है ये लोकल सेल टैक्स से बच जाते थे, तो हमारी जो कैश फ्लो के इश्यूज थे काफ़ी हद तक उसको ना हम बिज़नेस में यूटिलाइज़ बिल्कुल करते सही थे। है। अब इसके बंद होने से हमें वो सेल्स टैक्स के इशू आ गए। अब पहले हमें इसके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम है, हमें मार्कअप के इशू चल रहे थे। अब EFS में हम जो टैक्स नहीं देते थे अब हम वो टैक्स देंगे, फिर 3-4 माह बाद जब वो एक्सपोर्ट्स होंगी फिर हम क्लेम करेंगे, फिर 3-4 बार मतलब कि आप 7-8 एक दफ़ा आप टैक्स की पेमेंट देंगे तो आपको 7-8 माह बाद आपको ऑलमोस्ट रिफंड होगा। इस वजह से छोटी इंडस्ट्री का जो है ना, हमें फ्यूचर जो SME का है ख़ासकर ये जो जिस की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, और ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर EFS को गवर्नमेंट विथड्रॉ नहीं करती। ठीक है, अगर कोई अदारा या कोई इसमें इसको नेगेटिव यूज़ करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें, बिल्कुल सही। ना कि इस कानून को ही मतलब खत्म यानी कि कर आप दें। 2% चोर पकड़ने की बजाय आपने 98% इंसाफ या ईमानदार लोगों को भी रगड़ा लगा दिया अंदर ही। हाँ, दूसरा ये है कि ये हमारी जो भी पॉलिसी बनती हैं उसमें स्टेक होल्डर का इनपुट कोई भी नहीं हाँ, लेता। इस पर ये बहुत बड़ा इतराज़ है। इस्लामाबाद में बैठे कमरों में बैठे वो चीज़ों को डिसाइड करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और लगा देते हैं जी ये IMF की कंडीशंस है। IMF की ये कंडीशंस तो नहीं होती, उनकी होती है अपने मार्कअप या अपने Exactly. अमाउंट से उनको होता है जो उन्होंने दे रहे हैं उसकी सिक्योरिटी से होती है। हमें पूरी कौम को इस तरफ लगा दिया जाता है ये IMF की कंडीशन है, जो कि ऐसे होता अच्छा नहीं। खान साहब, ये बड़ी सादा सी बात है कि IMF कहती है हमने ये पैसे दिए हैं, आपने हमें इतने देने हैं, आप कहाँ से जनरेट करके देंगे। आप ये कहते हैं हम लोगों से सूद इकट्ठा करके देंगे, ये फिर आप अपने वो जो अखराजात इजाफी उनको मिनिमाइज ही करें, आप उनको रास्ता ही वो दिखा रहे हैं, उनको तो पैसे चाहिए वो ले लेंगे। अगर एक्सपोर्टर मेरे ख्याल में परवान चढ़ेगा, मजबूत होगा, तो फ़ायदा तो आप लोगों को, फ़ायदा गवर्नमेंट को ही होना है। जी बिल्कुल, देखें हमारे पास स्वाय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो बाहर से रेवेन्यू लेके आ सके। हमें रो रहे हैं, हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, हमारे पास आगे बिजनेस में कोई और फील्ड है ही नहीं। अब जो चल रहे हैं ये आप देखें, ये हमारी जो भी एक्सपोर्ट्स हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये 75-6 ईयर से इस मुकाम तक बिल्कुल पहुंची सही। है। अगर हम इसको अपनी पॉलिसी की वजह से जो पिछले 3-4 साल से पॉलिसी चल रही है
अब ये उसके ऊपर आखिरी ताबूत के ऊपर कील ठोक दिया है कि ये मल्टीपल टैक्सेस और फिक्स टैक्स ख़त्म कर दिए, मल्टीपल टैक्सेस का ख़त्म लगा दिए और EFS को विदड्रॉ कर दिया। इसमें छोटे से एक्सपोर्टर या छोटे SME वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अच्छा खान साहब, ऐसे कुछ फैसले कुछ सालों पहले भी लिए गए थे, लोग बांग्लादेश शिफ्ट हो गए, अब वियतनाम इस वक्त आपको वेलकम करने के लिए बैठा हुआ है, बड़ी तादाद में लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में दुबई चैम्बर के मेंबर पाकिस्तान के बिजनेसमैन बने। क्या इसी चीज़ का ये निशानी है कि लोग पाकिस्तान से कारोबार वाइंड अप कर रहे हैं? हकीकत है, बातें सच हैं या सिर्फ इबाम है कि लोग पाकिस्तान से वाइंड अप करके निकल रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, दोबारा वियतनाम की तरफ? बिल्कुल ये 100% सही है। आप बांग्लादेश और वियतनाम की बात कर रहे हैं, हमारे नेबर में अफ़गानिस्तान, वो हमारी जो इंडस्ट्री बंद हो रही है स्पिनिंग इंडस्ट्री, वहाँ कम से कम 4 लाख स्पिनर इंस्टॉल हो चुके हैं। जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है वो कबाड़ से उठाते हैं, वहाँ जाके लग रही है। ये हमारे सामने की बात है। यहाँ इंडस्ट्री बंद हो रही है, यहाँ से मशीनरी हमारे नेबरिंग कंट्री में जाके इंस्टॉल हो रही है और जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, वो खुद अपनी फैमिलीज़ को यहाँ से मूव कर रहे हैं। खुदा के लिए गवर्नमेंट इसको सोचे, स्टेक होल्डर को लूप में लें। अगर ये इतना ही अच्छा, ये जो टैक्स रजीम जो चेंज की है ये इतना ही अच्छा था, तो जो बाकी रेगुलर टैक्स में लोग या महकमे थे या इंडस्ट्री थी, वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो रहा है या एक्सपोर्ट से हो रहा है। आप एक चलते हुए जो जिसे कहते हैं ना कि अंडा देती हुई मुर्गी को ज़िबा कर रहे हैं अपने हाथों से, तो ये फिर हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। हमें रेवेन्यू नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएंगे, इंडस्ट्री चलेगी, रेवेन्यू आएगा, इंडस्ट्री चलेगी, एक्सपोर्ट्स चलेंगी, डॉलर्स आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, रोज़गार आएगा। हमारी पॉलिसी ने इसको, जो करंट पॉलिसी ने इसको बिल्कुल तबाह कर दिया और ये मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का सर्वाइवल नामुमकिन है इस इक़दामात की वजह से। बहुत शुक्रिया। खालिद नदीम साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं, उन्होंने बड़ा एक प्यारी मिसाल दी कि अंडा जो मुर्गी देती है वो अंडा आने दें, वो अंडे को आप रोज़ की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे हलाल करके, उसे ज़िबा करके मुकम्मल तौर पर इख्तिताम करना चाहते हैं कि एक बार वो अंडे निकालें, तो ऐसा नहीं होगा। उससे नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त लखड़ा रही है वो कहीं ना कहीं ऐसे गिरेगी, मुनहदम हो जाएगी, ज़मीन बोस होगी कि दोबारा उठाना मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद डाइज केमिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अगर बात करें टेक्सटाइल के ख़ाम माल की तो दो बड़े अहम ख़ाम माल, एक है कपास जो कि शहर फैसलाबाद में नहीं बल्कि जनूबी पंजाब का सबसे अहम जूस समझा जाता है, जिससे जिनिंग एसोसिएशन वहाँ मौजूद है। ऐसे ही डाइज केमिकल्स वाले फैसलाबाद में जो कि सबसे अहम और इस्तेमाल होने वाला ख़ाम माल है, उसके ओहदेदारान फैसलाबाद से मुंसलिक हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं। इनसे बात करते हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कैसे देखते हैं कि बजट 2024-25 पे इस वक्त एक्सपोर्टर सरापा एहतजाज हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोकल मार्केट के अंदर, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं टेक्सटाइल के दरामदकारों के अंदर और मैन्युफैक्चरर्स के तौर पर ख़ाम माल देने वालों में आप लोग आते हैं, क्या इस वक्त शिकवे शिकायत है? एक्चुअली बात दरअसल ये है कि जो बजट भी आया है पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में से ये जाएगा सेनेट में जी, और सेनेट में जाके इसकी अप्रूवल मिलेगी। तो जो बजट इन्होंने पेश कर दिया है वो तो अप्रूव्ड हो ही जाएगा, लेकिन ये जो है अवाम दोस्त बजट बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अवाम दुश्मन बजट है। इसमें ना सिर्फ ये कि हमारी टेक्सटाइल, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी केमिकल डाइज ये इफ़ेक्ट कर रही है, बल्कि ओवरऑल नीचे तक हर बंदा इफ़ेक्ट कर रहा है। आप ये देखेंगे बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इन्होंने इजाफा कर दिया है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा आयद कर दिए गए हैं, और टैक्स तो पहले ही गरीब को जो है ना वो मार दिया गया है। तो मज़ीद जो टैक्सेस उन्होंने इतने लगा दिए, गरीब मेरे हिसाब से बिल्कुल इस दफ़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इनका प्रोग्राम भी यही है कि इनका ये है कि ये गरीब को ख़त्म कर दें। अब जिस शख्स ने, जिस बंदे ने ये बजट पेश किया है वो ख़ुद भी नॉन फाइलर है। अब फाइलर नॉन फाइलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस उन्होंने डाल दिए, 5 गुना नॉन फाइलर जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है ना वो ना पे करेगा, और वो तो बिल्कुल बेचारा मर गया। नॉन फाइलर कौन है? जिसकी इनकम ये कहते हैं कि जी पर एनम 2 लाख से 3 लाख रुपए जो कमा रहा है, उसकी जो है ना उसको फाइलर किया जाए।
तो जो पहले ही इतना कम जिसकी कमाई है उसको फाइलर होके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट है और इसके साथ जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी पहले ही कम नहीं है, मज़ीद बढ़ जाएगी। अच्छा, बिजली के ऊपर आपने जिक्र किया, तो बिजली के यूनिट की बात हो रही है कि टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टर्स हैं या जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको 35 पे फ़ीकस यूनिट के हिसाब से लागू किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर बाकी सनतों का भी नाम आ रहा है। क्या आप लोग मैन्युफैक्चरर्स इसके अंदर आएंगे या फिर इससे इफेक्टिव होंगे? क्योंकि खाम माल तो आप लोगों ने देना है, अगर कॉस्टिंग आपकी तरफ से ऊपर होगी SME तो मर जाएगा। बात आपकी बिल्कुल बजाय, जैसे कि पहले मियां जाहिर साहब ने भी जिक्र किया कि ये एक्सपोर्टर के साथ जो है ना, हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ हों और हम लोगों को गवर्नमेंट जो है ना हमें साथ लेके चले, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाह रही है ऐसा ना। कुछ वो चाह रही है कि जो ख़त्म बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, टेक्सटाइल ख़त्म कर दी जाए। हमारा ज़राअत मुल्क है, इसकी ज़राअत तो वैसे ख़त्म हो चुकी हुई है, तो बस बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। अल्लाह ही है जो है ना, अल्लाह ताला से। चलो जी, इन्होंने अपने तहफ़्ज़ात रखे, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि बजट 2024-25 पे तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला जारी है? इनका कहना सही है, एक हद तक तो फाइनेंस बिल मंजूर हो ही जाना है, सब कुछ मंजूर हो जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं बजट डिस्कशन का मकसद यही होता है कि अपोजिशन जो तनकीद कर रही है उसमें जो मुस्बत तनकीद बराए इस्लाह है उसको कबूल कर लिया जाए। आप लोग भी यही कर रहे हैं, एक्सपोर्टर एसोसिएशन भी यही कर रही हैं आजकल कि हमें सुन लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को, कारोबारी लोगों को नहीं पता कि ये कहाँ बैठ के प्लानिंग्स करते हैं। कोई मशावरत नहीं होती माशाल्लाह से। हर शहर में चैम्बर भी है, बाकी मामलात भी हैं, बाकी इदारे भी हैं। इन सबको चाहिए कि सारे लोगों को लें जो मेन हमारे होल्डर्स हैं, उनको लेके उनसे मशावरत करें, उसके बाद ये सारे मामला तय करें। अपने पास से अभी ये बिल बना दिया है और ऑब्वियसली ये मंजूर भी हो जाएगा, लेकिन इसमें हम जैसे लोग जो गरीब तबका है या जो छोटे कारोबारी हैं वो पिस जाएंगे। ये जो छोटे कारोबारी लोग होते हैं ये बैकबोन हैं प्रॉपर हमारे। डेफिनेटली। इसी तरह हमारी जो ज़राअत है इसका आप ओवरऑल जब ग्रूस अपना रूट लेवल पे जाएं तो उसमें ठेका आप देखें कम से कम 1,70,000 पर एक किला का ठेका है। तो आप खुद सोचें कि जब ये ज़राअत में भी कुछ नहीं देंगे और उसके बाद जब इतना ठेका भी जो मालकान हैं वो लेंगे तो फिर बचेगा क्या? ज़िम्मेदार को क्या बचेगा? हमारे कारोबारी लोगों को जो ये जो मामला चल रहे हैं डेसिडाइज एंड केमिकल है, इसमें भी इन्होंने सबको कहा जी फाइलर हो जाएं जी, सारे मामला कर रहे हैं। कहाँ से ये इतने हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि कहाँ से ये सारे मामला पूरे करें। बहुत शुक्रिया। मियाँ ज़ाहिद अयूब साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब आप ज़रा आगे आ जाए। बहुत शुक्रिया, आप सरपरस्ते आला हैं। मियाँ साहब कैसे देखते हैं कि दोस्तों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, अभी एक EFS का बड़ा खूबसूरत झांसा दिया गया था कि EFS के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएं, ये फैसिलिटेशन स्कीम है। अच्छा, सबने जाना ये क्या थी, शुरू तो बिलाशुबा ये 4 साल पहले की हुई थी, लेकिन इसमें रजिस्टर कोई नहीं हो रहा था। अब जब लोगों को इसके अच्छे नताइज दिखाए गए तो लोग इसमें रजिस्टर्ड हो गए कि चलें 18% एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ना आपको देना पड़ेगा ना एक्सपोर्टर को देना पड़ेगा। अब सबको उन्होंने शामिल कर दिया, अब सबको ही देना पड़ेगा। कैसे देखते हैं कि फ़ैसले पहले मुस्बत दिखाए जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इतनी सख्त होती है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है जी कि ये जो हमारे बजट बनाने वाले अहबाब हैं ना, जो ऊपर बैठे हैं, ये इनकी मजबूरी, ये तो मेरे ख्याल में कठपुतलियाँ हैं। जो IMF इनको डिक्टेशन देती है उसी हिसाब से ये चल पड़ते हैं। ये मैं कल असम्बली में तकरीर सुन रहा था एक MNA की, तो उसने कहा जी 38 सफ़ात के जो है ना ये बजट की कॉपी है, और उन्होंने कहा कि ये 38 सफ़ात शायद इनको खुद नहीं पता कि इसमें लिखा गया है, जो इनको दे दिया गया वो इन्होंने आगे पेश कर दिया। और इस बजट में देखें कि जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात वॉकआउट पे रहे वो तो, हाँ, MQM के सामने आए। ये कहाँ मशावरत हुई? अगर इत्तेहादी जमातों से ही मशावरत नहीं हुई तो मशावरत सवाल है कि कहाँ हुई? जो आपने EFS की बात की है वो बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा रिलीफ मिला था, एक्सपोर्टर चले, बाकी मामला उसके बड़े डिस्टर्ब जा रहे थे, जैसे बिजली की कॉस्ट है, एनर्जी की कॉस्ट है, लेकिन इसमें एक रिलीफ मिल रहा था। उसमें भी इन्होंने बगैर मशावरत के अचानक ही जो है वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया और जवाब ये पेश किया कि उसमें चंद लोग उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे। अगर भाई चंद लोग कर रहे थे तो उन चंद लोगों को आप पकड़ें। ये तो नहीं कि जो सही बिजनेसमैन है उसको भी आप इसी लाठी से हाँक के उसका भी ख़त्म कर दें। तो इस सिलसिले में असल बात यही है कि ये मशावरत नहीं करते। जो स्टेक होल्डर हैं पता नहीं कहाँ बैठ के ये बजट बनाते हैं, किससे मशावरत करते हैं। और फिर उस सिलसिले में जो आपने कहा कि भी बिजली के इन्होंने रिलीफ दिया है, अब ये बिल आएंगे तो पता चलेगा कि जो बेशुमार टैक्सेस हैं उनमें भी उसमें भी रिलीफ दिया है कि नहीं दिया। फिर उससे जो मुंसलिक हैं, जो पावर लूम इंडस्ट्री है, साइजिंग इंडस्ट्री है, डाइज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सबको भी रिलीफ
देंगे तो तभी जाके एक्सपोर्टर पे वो कास्ट नहीं आएगी और उसको फ़ायदा होगा। अगर सबको जो उनके बिल ज़्यादा होंगे और इनके नहीं होंगे तो फिर वो फ़र्क जो है वो ज़ाहिर एक्सपोर्टर पे पड़ेगा। तो हम इस सारे मामलात में जो एक्सपोर्टर इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मुतासर होगा, हम उनके साथ हैं, चूँकि हमारा चोली दामन का साथ है। कोई भी एहतजाज हो, हड़ताल हो, फैसलाबाद डाइस केमिकल के लोग जो हैं उनके शाना बिशाना होंगे। अच्छा मियां साहब, ये आपने बातें रख दी, लेकिन अभी फाइनेंस बिल के ऊपर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि इस बिल के अंदर सारी एसोसिएशन यही कह रही है कि मुशावरत तक नहीं किसी से की गई। अभी भी वो कह रहे वक्त है, ऑन बोर्ड ले लिया जाए, टेबल टॉक की जाए, हम चीज़ें बताएंगे, आपने जो पेश कर दिया ठीक है, इसी के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर कर लें तो गुजारे लायक हो जाएगा, साल गुजर जाएगा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ सकेंगी। टारगेट हमारे बहुत बड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इकदामात और सहूलियात नापैद हैं। EFS का फैसला पहले तो जी वापस लिया जाए। दूसरे नंबर पे जो इन्होंने कहा कि हम बिजली का रिलीफ देंगे 10 रुपये फी यूनिट, उसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें टैक्सेस की जो भरमार है वो ख़त्म की जाए। इस वक्त ये है कि जो तो बहुत साहिब हैसियत है, बड़ा एक्सपोर्टर है, बड़ा इंडस्ट्री वाला, वो तो सोलर पे जा रहा है। जो SME है वो बेचारा मार खा रहा है। जिस तरह एक छोटे घर वाला सोलर नहीं अफोर्ड करता, इसी तरह जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फुल फॉर सोलर नहीं लगा सकता। उस पर भी इनको कोई स्कीम लानी चाहिए, या ये अगर बिजली में रिलीफ दे रहे हैं उसको कम से कम 1-2 साल के लिए फिक्स कर दें, और टैक्सेस की भरमार जो है वो भी ख़त्म करें कि टैक्सेस की भरमार ख़त्म करके फिर जो 10 रुपये का रिलीफ दें, 35 रुपीज़ पर यूनिट इंक्लूडिंग टैक्सेस जो है वो रेट होना चाहिए। और वो अकेला एक्सपोर्टर के लिए नहीं होना चाहिए, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी होना चाहिए, वो जितने ये सारे एक दूसरे से मुंसलिक बिजनेसमैन हैं सबके लिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां ज़ाहिर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है। दीगर दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ब्रीफली फैसलाबाद डाइस केमिकल एसोसिएशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि हम एक्सपोर्टर एसोसिएशन के साथ हैं और साथ गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। सबसे पहले तो EFS वाला फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो पिस जाएगा, और फिर जो बिजली के ऊपर रिलीफ है उसे फिक्स, उसे 10% डिस्काउंट ना करें, उसे 35% फिक्स यूनिट करें, ताकि एक्सपोर्टर के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरर को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, जिस पर IMF ने भी कुछ रजामंदी का इजहार किया है। तो इसको ओवरऑल पूरे सेक्टर को आप एक बार दे के देखें, आपको अपनी बरामदात के अंदर बड़ा फ़ायदा नज़र आएगा। उस बड़े फ़ायदे का फ़ायदा यकीनन तौर पे पाकिस्तानी मौशी बदहाली के अंदर पाकिस्तान की मौशत को होगा और वो सूदबंद साबित होगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन नॉर्थ जोन मियां फ़ारूक इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़ारूक भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मसाइल, स्याह बैनर्स शहर फैसलाबाद, पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में आप लोगों ने लगा दिए, सड़कों को अपने मुतालबात से सजा दिया, क्या हुकूमत ने पहले तो बजट 2024-25 में आप लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया? तहफ़्फ़ुज़ात इतने बढ़ क्यों गए हैं कि जहाँ बहुत सारी एसोसिएशन तो समझती हैं कि हुकूमत के साथ होते हैं, हम मौशी बहाली के अंदर कौम का साथ देते हैं, लेकिन इस वक्त आप लोग बिल्कुल ओपोनेंट खड़े हैं। बड़े सख्त आप लोगों ने जुमले इस्तेमाल कर लिए हैं कि आखिरी हल ये है कि हम बाइकआउट पे चले जाएंगे। कैसा बाइकआउट होगा? मामला इतने सख्त क्यों हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गवर्नमेंट ने बजट दिया है ना, बड़ा तबाहकुन बजट दिया है। इससे इंडस्ट्री पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। पहले 50% इंडस्ट्री बंद पड़ी है और 50% तक इन्होंने खुद इंतज़ाम कर दिया बजट में। हमारा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है फिक्स टैक्स रजीम का। हम पहले फिक्स टैक्स देते थे, अब हमें फिक्स टैक्स रजीम से निकाल के ये नॉर्मल टैक्स रजीम में लेके जा रहे हैं, और इसके ऊपर हमारे साथ कोई नेगोशिएट भी नहीं कर रहे। तो उसके अलावा जितने हमारे पिछले फंड्स हैं वो सारे के सारे फंसे हुए हैं। 3 गवर्नमेंट्स आई हैं और चली गई हैं, इन्होंने उसको इस बजट में उसकी कोई एलोकेशन नहीं की। और उसके अलावा हमारा जो इन्होंने बिजली इलेक्ट्रिसिटी कम की है वो भी सिर्फ कहने की हद तक है, अभी उसका भी कोई नोटिस नहीं आया। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कराची, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, और आज हम अपने अगला जो हमारा लायामला एहतजाज का उसका हम अगला आज डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर हम फिर ना चलेंगे उसके साथ। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर EFS स्कीम की भी आई है कि पहले आप रजिस्टर्ड हैं, जिससे आप खाम माल ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, तो 18% एग्जाम्प्ट होता है, यानी कि जीरो रेटेड इंडस्ट्री के तौर पर आप पहचाने जाते थे। लेकिन आप लोग बड़े खुशी खुशी सब एक्सपोर्टर्स और लोकल मार्केट वाले इंपोर्टर्स भी उसमें रजिस्टर्ड हुए, अब वो दोबारा से 18% लगा दिया गया है। वो कितना इफेक्ट करेगा? वो पहले ये हमारा वर्किंग कैपिटल वापस नहीं कर रहे, हमारे बिलियंस गवर्नमेंट के पास हैं,
और कई गवर्नमेंट्स आई हैं और चली गई हैं, उन्होंने हमारा एक पैसा भी वापस नहीं किया। ठीक है, अब जब 18% हमारे ऊपर लगाएंगे, ज़ीरो रेटेड की वो फैसिलिटी ख़त्म कर देंगे, जो हमारे पास थोड़े बहुत ही वर्किंग कैपिटल है वो भी सारे का सारा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उससे हमारी इंडस्ट्री और जल्दी बंद हो जाएगी। अच्छा फारूक साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिन पहले की, बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। क्या ताहाल अभी तक इस सिनेरियो के अंदर बहुत सारे आपके ताल्लुकात हुकूमती जमातों के अंदर दोस्त मौजूद होते हैं, क्या अभी तक कोई ताल्लुकात, कोई राब्ता बहाल हुआ? क्योंकि PHMA के अंदर जो भी गवर्नमेंट आए आप लोग उन्हें वेलकम करते हैं, उनके अहदेदारान को बुलाते हैं, मेंबरान को बुलाते हैं एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, लेकिन अब उनकी बारी है पॉजिटिव जेस्चर देने की। कोई पॉजिटिव जेस्चर आया है? कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं है, बल्कि उनका तो आप रवैया देख लें कि जब बजट बना है, बजट से पहले वो जितने स्टेक होल्डर होते हैं, वो एसोसिएशन हो या चैम्बर्स हो, सभी को ऑन बोर्ड लेते हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट है जिसमें किसी जो एसोसिएशन है या चैम्बर्स हैं, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और किसी की बात सुनी भी नहीं गई। अच्छा, अमूमन ये एक बात की जाती है कि हुकूमती जमात के अंदर से कि IMF के मुतालबात हैं, आपको लगता है कि सब कुछ IMF के कहने पे हो रहा है या सिर्फ IMF का एक नाम इस्तेमाल करके एक ड्रामा रचाया जा रहा है? क्योंकि डेफिनेटली जिसने पैसे दिए हैं, या आपने मुझे पैसे दिए हूँ, आप अपने मुतालबात रखेंगे, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि बिलाल साहब अपने अखराजात कम करें और हमें पैसे दें। यह सब कुछ गवर्नमेंट अपने दायरा इख्तियार के अंदर कुछ नहीं करी, इजाफी टैक्सेस हैं, भरमार हैं, नॉन फाइलर की एक जंग शुरू कर दी गई है। तो आपको क्या लगता है, आप फ़ारूक इकबाल के मुताबिक ये IMF ही है या IMF की ढाल इख्तियार की जा रही है? मुझे ये तो नहीं पता ये IMF है या गवर्नमेंट है या इसके पीछे कौन है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये सारी इंडस्ट्री को बंद करने जा रहे हैं, ये एक्सपोर्ट को बंद करने जा रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट को बंद करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज को बंद कर देंगे। फॉरेन एक्सचेंज जब नहीं आएगा तो हम कोई अपना मुल्क चला ही नहीं सकेंगे। उसके बाद जब हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो आप इसको खुद देख लें, ये बात कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे जाके ख़त्म होगी। अच्छा फारूक साहब, आप जो बात कर रहे हैं, कुछ इतलात आई हैं कि स्पिनिंग यूनिट जो हैं वो हमारे हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। जिनर एसोसिएशन ने बाकायदा आपसे पहले हड़ताल का ऐलान कर दिया, उनका कोई फुट्टी नहीं खरीदी जाएगी, जो पड़ी है वो इस्तेमाल होगी, उसके अलावा कुछ नया नहीं लिया जाएगा। आप लोग भी बाइकआउट पे जा रहे हैं, तो ये तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। इसको, इन यूनिट्स को चलाना है तो फिर बहुत बड़ा एक टारगेट बन जाता है। पहले 50% बंद पड़ा था, सारी की सारी जो इंडस्ट्री थी, 50% और हो जाएगी और फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया है। यहाँ से सरमाया दूसरे मुल्कों में लोगों ने ले जाना शुरू कर दिया, पहले भी जा रहा था, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अभी सुनने में ये आया कि दुबई के अंदर 8,000 से ज़ायद पाकिस्तानी नए रजिस्टर्ड हुए हैं दुबई चैम्बर के अंदर। आपको ये लग रहा है कि हुकूमत की ये अदम दिलचस्पी है, क्योंकि कल को फिर एक नई दुबई लीग्स आएगी और आपका भी या किसी 10-15 और फैसलाबाद के लोगों का भी नाम आ जाएगा, लेकिन क्या ये एक मजबूरी नहीं है लोगों के लिए? जब उनको यहाँ कुछ सहूलत नहीं है तो वो दीगर ममालिक में जा सकते हैं, इसमें लीग्स कह दें या कुछ भी कह दें। देखिए, बिजनेसमैन ने सरमाया वहाँ लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में आती है जहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है और दूसरी कास्ट कम होती है बिजनेस की। यहाँ पे तो कोई चीज़ भी ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ना कास्ट कम है, तो लोगों ने तो वहाँ जाना है जहाँ वो अपने सरमाए से अच्छा प्रॉफिट बना सकें। लोग अमान जाने के लिए भी तैयार हैं, लोग और अफ्रीका के कंट्रियों में जाने के लिए तैयार हैं, बल्कि एक डेलीगेशन तो चैम्बर का एथियोपिया से भी होके आया। अगर आप लोग एथियोपिया जाने के लिए तैयार हैं तो दुबई तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है दुबई में तो, लेकिन हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो बजट में जो उन्होंने टैक्स की भरमार कर दी है, हमारे साथ बैठे, हमारी बात सुने और उसके ऊपर नजरसानी करें। अच्छा फारूक साहब, आपने एथियोपिया की बात की, हमारे ज़्यादा कम्पिटिटिव कंट्री जो आप लोगों के हैं वो बांग्लादेश और वियतनाम है। इस वक्त आप खुद बांग्लादेश में काम करके आ चुके हैं, दोबारा से सुनने में आ रहा है कुछ लोग बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं और बांग्लादेश गवर्नमेंट वेलकम भी कर रही है। ये हकीकत है, लोग इस रास्ते पे चल निकले हैं? मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर हम 1% फिक्स टैक्स दे रहे थे पहले, बांग्लादेश वाले भी 1% फिक्स टैक्स दे रहे हैं, आगे उन्होंने प्रपोजल दिया कि उसको 0.5% कर दें, वो हाफ के ऊपर जा रहे हैं, तो हम उसको कई 100 गुना बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह तो सारी दुनिया यहाँ से चली जाएगी ना, जितनी वो अट्रैक्शन दे रहे हैं। तो कितना ये नुकसान कितना है फिक्स में और नॉर्मल में? जो असल आप लोगों ने मुद्दा उठाया है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे एक्सपोर्टर शायद इस वक्त उन्हें बच कुछ नहीं रहा या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करें, तो हकीकत में कुछ नहीं बच रहा। पहले ही हम अपने रीजन में कंपेटिटिव नहीं है। हमारी एनर्जी कॉस्ट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसमें गैस आ जाती है,
वो सारे रीजन से हम डबल हैं, हमारी कॉस्ट डबल है या डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर हम पहले ही कम्पीट नहीं कर रहे तो उसके बाद अगर हमारे ऊपर जो फिक्स टैक्स है उसको ख़त्म करके नॉर्मल में ले आएंगे और FBR की मुदाखलत शुरू हो जाएगी हमारे बिजनेस में, आके हमें वो ब्लैकमेल करेंगे और हमसे वो डिमांड करेंगे, तो वो हम अपना टाइम जो बिज़नेस के ऊपर लगाते हैं वो तो हम उनके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे, उससे हमारा बिज़नेस और ज़्यादा बैठ जाएगा। जो सुनने में तो ये आ रहा था FBR ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन यहाँ तो उनके इख्तियारात डबल से भी ट्रिपल हो गए। यानी पहले वो सिर्फ आपको सेल टैक्स रिफंड्स के अंदर उलझाया होता था, अब वो आपके सालाना ऑडिट भी करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो कारोबार करेंगे या सिर्फ FBR बैठे रहेंगे? मेरा ख्याल है FBR ही सारा कुछ चलाएगा। हम तो मेरा ख्याल और 2-4 माह में तकरीबन बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे में सकत ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल हमारा गवर्नमेंट के पास सारा पड़ा हुआ है, FBR आके इधर बैठ जाएगा तो हम फिर उनको चाबियाँ दे देंगे। तो हुकूमत एक बहुत अच्छा ऐलान करी है कि 35 रुपये फ़ी यूनिट आपको लगा दिया जाएगा। क्या ये 35 रुपये ही होगा? क्योंकि 10 रुपये जब डिस्काउंट की बात आती है, मेरी तब भी आपसे बात हुई थी, तो आप तो ये कह रहे थे कि 65 रुपये से तो ऊपर यूनिट पड़ रहा है, पता नहीं 10 रुपये डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं। तो आप खुद फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, ये बहाम क्यों है? 35 रुपये क्या है? IMF कह रही है तमाम इंडस्ट्री को 35% दें, उनका मौक़िफ़ कुछ और नज़र आ रहा है, हुकूमत कहीं और खड़ी है। हालांकि गवर्नमेंट को ये चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए था पहले नोटिफिकेशन जारी करते, उसके बाद वो जो कौम को खुशखबरी देते, लेकिन अभी ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर 63 रुपये में पड़ रही है, 10 रुपये निकाल दें वो 53 रुपये में पड़ेगी, हमें तो 35 रुपये की समझ ही नहीं आ रही। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज वो नोटिफिकेशन निकालें, ताकि हम भी कैलकुलेशन करके देखें वो 35 रुपये आती कैसे है। कहीं ये पेट्रोल वाला हाल तो नहीं होगा? 15 रुपये ऐलान किया और सुबह जब आधे पेट्रोल पंप वाले बेच के बैठे पता लगा 5 रुपये था, 15 रुपये नहीं था। चीज़ें तो ऐसी चल रही है पूरे मुल्क में। तो आखिर पे किस हद तक ये एहतजाज जाता नजर आ रहा है आपको? एहतजाज क्या होगा? फैक्ट्री बंद हो जाएगी, एहतजाज की जरूरत नहीं। जो लेबर है रोड के ऊपर चली जाएगी और अनरेस्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बुरी हो जाएगी। तो ये सभी हमारे पूरे मुल्क के लिए और स्पेशली हमारे बिजनेसमैन सभी लोगों के लिए एक डिज़ास्टर पैदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं फ़ारूक इकबाल साहब मौजूद थे, बहुत सारे सवालात का हमने जवाब इनसे लिया। इनका कहना है कि हम यहाँ खड़े हैं कि हमारे सब काम नहीं चलता, क्योंकि हर तरफ से मुश्किलात मसाइल का एक अंबार है जिसे फैलाया जा रहा है और हमें तंग गली के अंदर धकेला जा रहा है, जहाँ से हम हुकूमत को बारहा कह रहे हैं कि हम मौशी बदहाली ख़त्म करना चाहते हैं, हम दोस्त हैं, हुकूमत के दुश्मन नहीं हैं, हमारे साथ मिल बैठा जाए, चीज़ों को क्लियरिफाई किया जाए, चीज़ों को इबहाम के अंदर और मज़ीद उलझाया मत जाए। तो लग ये रहा है कि हुकूमत तंग गली नहीं बल्कि किसी ऐसे मुशावरत के ऊपर चल रही है जहाँ इंडस्ट्री को शदीद बहरानों के अंदर धकेला जा रहा है, जिसका यकीनी तौर पर नुकसान 64% से ज़ायद एक्सपोर्ट के अंदर हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री भरपूर अंदाज में बंदिश की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।